हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का आपके नवीन इज़ू पर स्वागत है। यह रिवीजन सीरीज की 6वीं सीरीज है और इस सीरीज में पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम और सोरा उत्पादन के लिए जाना जाता था, या अंग्रेजों को सर्वाधिक अफीम और सोरा कहाँ से प्राप्त होता था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो है का गुजरात, खा है असम, गा है बिहार और घा है उत्तर प्रदेश। तो अंग्रेजों को सर्वाधिक अफीम और सोरा प्राप्त होता था बिहार से, और यहीं पर उत्पादन भी इसका होता था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे दोस्तों। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो हम ऑप्शन पे चलेंगे, का है बक्सर का युद्ध, खा है पानीपत का युद्ध, गा है प्लासी का युद्ध, घा है हल्दी घाटी का युद्ध। तो दोस्तों, प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? इसको आप लोग डेट कन्फर्म याद करिएगा, क्योंकि डेट परीक्षा में जरूर पूछता है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेजों के नेतृत्व कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किसके खिलाफ, या मतलब प्लासी का युद्ध हुआ था? तो बंगाल के नवाब थे। बंगाल के नवाब उस समय सिराजू दौला थे, उन्हीं के खिलाफ प्लासी का युद्ध हुआ था। अर्थात प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें अंग्रेज सैन्य का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और बंगाल के नवाब सिराजू दौला को पराजित किया था। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग चलेंगे। सर्वाधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को संस्थापित किया अर्थात स्थापित किया, तो का है बक्सर का युद्ध, खा है वानडिवास का युद्ध, का है प्लासी का युद्ध, घा है पानीपत का युद्ध। तो अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था या संस्थापित किया था बक्सर का युद्ध। किसके द्वारा किया गया था? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध का डेट बहुत पूछता है दोस्तों, डेट जान लीजिए। 22 अक्टूबर 1764 को। इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध में 3 सैन्य शक्तियां एकत्रित होकर लड़ी थीं। उसमें मीर कासिम थे, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला थे तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना थी। और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इन तीनों सेनाओं को पराजित किया गया था। अर्थात बक्सर के युद्ध के द्वारा भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया गया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो ऑप्शन है अलीवर्दी खां, खा है मीर कासिम, गा है मीर जाफर, घा है सिराजुद्दौला। तो दोस्तों, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी मीर कासिम ने। मीर कासिम ने इसलिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की जिससे अंग्रेजों का हस्तक्षेप बहुत अधिक न हो सके। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे दोस्तों। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो ऑप्शन नंबर का है बंगाल के नवाब ने, खा मुगल सम्राट ने, गा इंग्लैंड के शासक ने, घा है अफगान के शासक ने। तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, कौन? शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। उस समय इन्होंने 12 अगस्त 1765 को एक फरमान जारी किया था दोस्तों। उस समय जो फरमान इन्होंने जारी किया था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को अस्थायी रूप से अंग्रेजों के लिए जारी किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान की गई थी। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अब कह रहा है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर पूछता है प्रश्न मूल भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 8। अगर मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी तब 8 हो जाएगा। अगर भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ पूछ रहा है तो 12 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे दोस्तों। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनुसूची 1 के अंतर्गत राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। अनुसूची 2 संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। अनुसूची 3 शपथ के संबंध में उपबंध है। अनुसूची 4 जनजाति क्षेत्र के बारे में है। तो दोस्तों, इसमें जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर 4 है। अनुसूची 4 जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत नहीं, जबकि अनुसूची 4 के अंतर्गत राज्यसभा में
राज्य सभा में आपकी सीट के आवंटन के बारे में बात कही गई है। तो अनुसूची आप 4 में, और आपका जो ये जनजाति है, ये जनजाति की बात आपकी अनुसूची नंबर 6 में की गई। किस में की गई है? अनुसूची 6 में की गई है। और अनुसूची 4 में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बात कही गई है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग दोस्तों चलेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनुसूची 7 विधायी शक्ति का वितरण, अनुसूची 8 भाषा, अनुसूची 6 जनजाति क्षेत्र, अनुसूची 10 भूमि सुधार। तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है वो अनुसूची 10 भूमि सुधार सुमेलित नहीं है। अनुसूची 10 के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर दल परिवर्तन से संबंधित है, या दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता से संबंधित है। जो आपका भूमि सुधार है दोस्तों वो अनुसूची 9 में है। भूमि सुधार किस में है? 9 में है। और अनुसूची 10 में दल बदल से संबंधित है। अनुसूची 7 विधायी शक्ति का वितरण, अनुसूची 8 भाषा, अनुसूची 6 जनजाति क्षेत्र, और अनुसूची जो 10 है आपका दल बदल से है, और अनुसूची 9 भूमि सुधार से है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो संघ सूची में कुल 98 विषय हैं, राज्य सूची में कुल 59 विषय हैं, समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं, उपरोक्त सभी। तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा सुमेलित पूछ रहा है, तो इसमें सभी ऑप्शन सुमेलित हैं, अर्थात संघ सूची में इस समय 98 विषय हैं, राज्य सूची में इस समय 59 विषय हैं, समवर्ती सूची में इस समय 52 विषय हैं। संघ सूची में इस समय जैसे दोस्तों संघ सूची में आपका शेयर बाजार आता है, विदेशी मामले आते हैं, जनगणना आता है, ETC और चीज़ें आती हैं। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस आता है, सार्वजनिक व्यवस्था आती है, और समवर्ती सूची के अंतर्गत जैसे आप जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, आपराधिक मामले, इन सब विषयों के बारे में आता है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग चलेंगे, पूछ रहा है संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो अनुसूची दोस्तों अनुसूची 6 4 राज्यों के लिए है। तो ऑप्शन पहले देख लीजिए, ऑप्शन का है असम, खा है मेघालय, गा है त्रिपुरा और घा है मणिपुर। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो मणिपुर में ये लागू नहीं होता है। अनुसूची 6 के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर की जगह पे आप मिजोरम कर लीजिए, ये 4 राज्यों पे लागू होता है अनुसूची 6। अनुसूची संविधान की अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए लागू होता है। अगले क्वेश्चन पे हम दोस्तों चलेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें का है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, रिक्टर भूकंप की तीव्रता, बार दाब की इकाई, और घा है सेल्सियस शक्ति की इकाई। तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है सेल्सियस शक्ति की इकाई। शक्ति की इकाई दोस्तों अश्व शक्ति होती है। शक्ति की इकाई क्या होती है दोस्तों? अश्व शक्ति, अश्व शक्ति होती है, जबकि सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। सेल्सियस किसकी इकाई है? ऊष्मा की इकाई है। इस प्रकार दोस्तों डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, रिक्टर भूकंप की तीव्रता, बार ताप की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, और आपकी शक्ति की इकाई अश्व शक्ति की इकाई है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे दोस्तों, सदिश राशियाँ हैं। ये पेपर में बहुत पूछता है, सदिश और अधिश राशियाँ। सदिश राशियाँ दोस्तों आप लोग जान लीजिए किसे कहते हैं। सदिश राशियाँ व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ इसमें पूछ रहा कौन है? तो ऑप्शन नंबर का है बल वेग, खा है त्वरण विस्थापन, गा है संवेग, ऑप्शन नंबर घा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी सदिश राशियाँ हैं। तो सदिश राशियाँ हैं बल, वेग, त्वरण विस्थापन और संवेग। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अब पूछ रहा दोस्तों अदिश राशियाँ क्या है, ये भी बहुत पूछता है। तो अदिश राशियाँ आप लोग जानिए, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अब ऑप्शन पे हम चलेंगे, अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? का आयतन, खा दाब, गा है चाल दूरी, घा है सभी। तो दोस्तों अदिश राशियाँ सभी हैं। तो जैसे अदिश राशियाँ आयतन, दाब, चाल, दूरी सभी हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर का है एमीटर, विद्युत धारा मापक यंत्र,
एनीमोमीटर वायु वेग मापी यंत्र, एटमोमीटर वाष्पीकरण मापक यंत्र, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र। तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं हो वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब निरंतर मापन वाले यंत्र नहीं है, जबकि बैरोमीटर के द्वारा दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र इसको कहते हैं। वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र कहते हैं, दाब मापी यंत्र कहते हैं बैरोमीटर को। अब ये पूछ रहा है, इसको भी जानना चाहिए, वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो उसको बैरोग्राफ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, बैरोग्राफ कहते हैं। ठीक, आप लोग जान गए। तो एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र, एनीमोमीटर के द्वारा वायु वेग मापी, एटमोमीटर वाष्पीकरण मापक, बैरोमीटर के द्वारा आपका मापा जाता है वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है, जबकि वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला बैरोग्राफ है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे दोस्तों। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर का है पृथ्वी की मोटाई में, खा है हीरे की मोटाई में, गा है ओजोन परत की मोटाई में, और घा है कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डाप्सन की इकाई ओजोन की परत की मोटाई मापने में किया जाता है। एक डाप्सन इकाई बराबर होता है 2.69 गुणे 10⁻20 ओजोन प्रति मीटर स्क्वायर, माने वर्ग मीटर होता है। तो डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। दोस्तों यह 15 क्वेश्चन की सीरीज थी। आप लोगों के बीच में एक बेहतर रिवीजन सीरीज चल रही है। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, जिससे आने वाली आगामी परीक्षाओं में सभी को लाभ मिल सके। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।